आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब मैंने सोचा कि केवल भारत पशुधन ऐप तक ही अपने इस यूट्यूब चैनल को लिमिटेड नहीं रखा जाए, इसलिए मैंने इसका नाम भी चेंज करके इम्बाइब नॉलेज विद डॉक्टर वीर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, डेयरी सीरीज़ चलाएंगे इस पे, अलग अलग जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं हम लोग, उसमें और डेवलपमेंट या और इन्फॉर्मेशन सूचनाएं जो हैं आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं डेयरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट को, जो भी लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं हमारे देश में, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस बना करके उसमें डिस्कस करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि हम और भी इसमें नॉलेज, क्योंकि क्या होता है कि हमारा डेयरी सेक्टर जो है कागज़ों में तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन किसान जो है, फार्मर है, जो एक्चुअल में एनिमल फार्मिंग कर रहा है, वो बेनिफिटेड नहीं है, उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो पहले तो हम इस इंडस्ट्री के स्टार्टिंग में जो हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं घर में, उसके बारे में देखेंगे, उसकी जो क्रिटिकलिटी है, उसकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो है हम धीरे 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 इसके जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं कि कहाँ पर किसान फेल होता है, किस काम में हम पीछे रह जाते हैं विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे, जहाँ जिसकी वजह से हमको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, जो कि एक मिडिल मैन ले लेता है। कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है आज की डेट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन जो फार्मर है उसको नहीं मिल रहा है वो बेनिफिट। मिडिल मैन जो कि कुछ नहीं करता है, केवल एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचा देता है, उसको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और जो प्रोड्यूसर है उसको पूरा लॉस हो रहा है, और जो कंज्यूमर है उसको भी पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसको क्वालिटी नहीं मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों डिसएडवांटेज स्टेज पे हैं, लेकिन मिडिल मैन है जो कि कुछ भी नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन बस इतना है ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वो क्या करता है कि क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है और बेनिफिट्स भी सबसे ज़्यादा लेता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके जो बेसिक हमारे बेसिक चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते चलते और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो है हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ एनिमल का मतलब ये होता है कि हम जो भी एनिमल सेलेक्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री करने के लिए, आई मीन डेयरी फार्मिंग करने के लिए, उसमें आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना है, उसकी कैसे आपको जांच करनी है, वो किस तरीके से उसको अपने फार्म के लिए सेलेक्ट करना है कि भाई इससे हम स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत पहले कई बार भी और लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ कि जो हमारे छोटे किसान हैं, वो उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल की और जानवर लेकर आएँ और शुरू करें। उसमें रिस्क भी है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर अगर जानवर को कुछ हो जाता है तो इतना बड़ा लॉस कौन बियर कर पाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, छोटे अमाउंट से करना चाहते हैं, तो आप ब्रीडिंग, जो आपके पशु हैं घर में, उनकी अच्छी ब्रीडिंग करके हम उनको एक अच्छी गुणवत्ता के पशु में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे आपके पास अगर कोई देसी नस्ल की भैंस है, मुर्रा भैंस की, सीमेन, सुरती की, नीली रावी की, सबका लोकल जो ब्रीडिंग पॉलिसी है स्टेट्स की, उसके हिसाब से अवेलेबल है आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स पर, जो भी वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो वहाँ से आप बात करके, ये थंब रूल है कि 2 या 3 बार अगर आप एआई करवाते हैं अपने पशु पर, तो आपका जो प्रोजनी होगा, जो बच्चा पैदा होगा उस जानवर का, वो लगभग प्योर ब्रीड के पास पहुंच जाएगा। तो आपको एक मुर्रा भैंस या नीली रावी भैंस आपको तैयार हो जाएगी आपके घर पे बिना खरीदे हुए। 2 बार उसने अगर बच्चा दिया, अभी अभी के एनिमल पे आपने एआई कराई, फिर उसका जो बच्चा हुआ उस पर फिर एआई कराई, तो उसका जो बच्चा होगा वो करीब 60 से 70% मुर्रा होगा। और इसके बाद फिर अगर आपने एक बार करा दिया तो ऑलमोस्ट 80-90% वो मुर्रा बफेलो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसको ब्रीड अपग्रेडेशन कहते हैं। इसको कहते हैं कि आप ब्रीडिंग के माध्यम से भी अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। खैर, ये तो अलग चीज़ है, ये कम पैसे में आपका काम हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्रॉस ब्रेड
या प्योर ब्रेड, जो भी आपकी लोकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे सर्वाइवेबिलिटी होता क्या है कि हम बहुत अच्छी दूध दूहने वाली प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर का जानवर दूध दे रहा है उसको ले आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एनिमल पर वातावरण का, एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। आप जानते हैं कि किसी भी एनिमल की प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है और ये उसको पूरी तरीके से शून्य भी कर सकता है। वो एनिमल की प्रोडक्टिविटी को ज़ीरो कर देता है अगर एनिमल नए वातावरण में, न्यू एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं है। तो इस बात को आपको देखना है कि आप बहुत लंबे माइग्रेशन से जानवर ना ले आएँ। आप जो है ईस्टर्न नागपुर में रहते हैं, ईस्टर्न महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आप मुंबई से एनिमल ले आइए। आप ईस्टर्न यूपी में रहते हैं, वेस्टर्न यूपी से लेके जानवर आएंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक्सपीरियंस किया गया है और इसका एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण देखा गया है यूपी में। जब हमने पिछले वर्षों में एक योजना चलाई थी जिसमें वहाँ पर क्या है कि स्टेट के बाहर से जानवर आते थे, उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई, सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। तो लोकली 10-20-50 किलोमीटर के अंदर में आप करेंगे अगर मूवमेंट एनिमल्स का, खरीदेंगे तो उनकी सर्वाइवेबिलिटी, एनवायरनमेंट या वातावरण का एक्सेप्टेंस जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको वहाँ के हिसाब से कौन सी ब्रीड अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना होगा आपके एरिया में कि कौन सी एनिमल अच्छे से रह रहा है, उसी एनिमल की आप डेयरी फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। भैंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैंस तो हमारी जो इंडिजिनस हैं, सारी बफेलो भैंस है, सुरती है, नीली रावी है, महसाना है, जो भी ये आपके एरिया में अवेलेबल हों उनको आप देखिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उनको सेलेक्ट कीजिए उसमें। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप हमेशा एक ऐसे फॉर्म से, एक ऐसी जगह से लीजिए जहाँ पर कि ब्रीड अच्छी हो और जिनका कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन का इतिहास हो, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन हो, वो अच्छा हो। और जब भी आप फार्म ओपन करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि 40 और 60 के एवरेज में आपको क्या करना है कि रखना है गाय और भैंस को। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो फार्म की सस्टेनेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि आपको एज के फैक्टर को भी ध्यान रखना है। एज का फैक्टर क्या होता है कि आप जो है फर्स्ट काविंग, पहली बार जो बच्चा दे रहे हैं, उन्हीं एनिमल्स को या तो प्रेग्नेंट हो या जस्ट काविंग हुई हो, उनसे अब डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए भविष्य अच्छा होगा। आप ज़्यादा ओल्ड एज एनिमल को लेकर आएंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रोग्रेस की उम्मीद नहीं है। इसलिए हमेशा फर्स्ट या सेकंड काविंग के ही एनिमल्स को या फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी के ही एनिमल्स को आपको सेलेक्ट करना है। पेडिग्री मतलब जो ब्रीड का, जो उस एनिमल के पेरेंट्स का, उसकी अगर माँ का कुछ आपको पता हो कि उसने कितना प्रोडक्शन दिया है, उसका कैसा हिस्ट्री रहा है, वो अगर पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी आप एनिमल परचेज़ करें तो उसके ओनर से या आसपास के लोगों से ये पता करने की कोशिश करें कि ये एनिमल मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका कितना था, पीक प्रोडक्शन कितना था। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो इसका प्रोजनी है, इसका बच्चा है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, वो कितना अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आपको और जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो क्या है, हेल्थ स्टेटस। बहुत बारी चीटिंग होते हुए देखा गया है कि एनिमल को बेचते समय लोग चीटिंग कर देते हैं। एनिमल बीमार है, उसको इंजेक्शन लगा के ठीक करके उसको दे देते हैं। स्किन डिजीज़ेज हैं, कुछ ऊपर से कवर अप करके उसको दे देते हैं। तो कोशिश करें कि हेल्थ स्टेटस एनिमल का आपको पता होना चाहिए, स्पेशली वैक्सीनेशन उसका होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आप एनिमल के हेल्थ स्टेटस को पता कर सकते हैं। उसको मूवमेंट कराइए, उसको आगे पीछे चलाइए, राइट और लेफ़्ट मूव करिए, उसको पीछे की तरफ चलाइए, आगे की तरफ चलाइए, और उसको जो है डिफरेंट जो है आप आँख चीज़ों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। अलग अलग साउंड करके आप उसके रिएक्शंस को देख सकते हैं कि वो कितना रिस्पॉन्सिव है। तो इस तरीके से हेल्थ स्टेटस और वैक्सीनेशन रिपोर्ट के बारे में अगर पता चल जाए कि हाँ भाई इसके रेगुलर वैक्सीनेशंस हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक बार जब आप एनिमल को परचेज़ कर लेते हैं तो
तो उसमें आपको क्या करना है कि इमिडिएटली उसका वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि कभी भी स्ट्रेस कंडीशन में एनिमल का वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने 200-300 किलोमीटर से परचेज करके एनिमल को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, आते ही आपने वैक्सीन लगा दी, तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए आप उसको 2-3 दिन के लिए उसको थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, इसके बाद ही वैक्सीनेशन कराइए, या आप वहीं पे वैक्सीनेशन करा दीजिए 1 हफ्ते पहले, इसके बाद उसको मूव करिए। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना क्या है कि बहुत ही आपका डेलिकेट कंडीशन होती है एनिमल की, आते ही बीमार पड़ गया, कैजुअलिटी हो गई, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरा चीज़ एक और है आज के समय में कि आप अपने डेयरी फार्म को सस्टेनेबल बनाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट से पहले अगर उसका बीमा करा लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस भी होता है और नॉर्मल इंश्योरेंस भी होता है। अगर आप ये कराएंगे तो उससे आपके रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ एनिमल फॉर फाउंडेशन। जब भी आप स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी डेयरी फार्मिंग, तो उसमें आपको क्या देखना है कि जब भी आप एनिमल परचेज करके लाते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते, 21 डेज जो स्टैंडर्ड टाइम है, 2 से 3 हफ्ते तक आपको जो भी परचेज करके आप एनिमल लाते हैं उसको थोड़ा अलग रखिए, आइसोलेट, जिसको क्वारंटाइन कहते हैं। क्योंकि वो हमेशा जब भी बाहर से कोई चीज़ आती है तो ये संभावना बनी रहती है कि वो बीमारी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, स्पेशली प्रोटोजोआ को, टिक्स डिजीज़ जो भी होती हैं उनको वो अपने साथ लेकर के आते हैं, जो कि प्रोमिनेंट कंडीशन में नहीं होता, वो दिखता नहीं है, जानवर बीमार नहीं होगा, उसका कैरियर होगा। बीमारी के जो जर्म्स हैं या जो प्रोटोजोआ हैं, ये जो जो टिक्स हैं, उनको कैरी करके लाएंगे और आपके जो पहले से स्टॉक हैं उनको प्रभावित करेंगे। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एनिमल को कुछ दिन के लिए आपको आइसोलेट कंडीशन में ज़रूर रखना है। अब देखिए, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग आप करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं। क्या होता है कि आपको जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए शेड चाहिए, बच्चे हैं उनके लिए शेड चाहिए, आपको फीड जो रखना है उसके लिए अलग चाहिए। देखिए, फीड, इनमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मापदंड हैं कि हर चीज़ कैसी होनी चाहिए, शेड कैसा होना चाहिए, किस दिशा में बना होना चाहिए, कितना उसमें ढलान होनी चाहिए, कितनी चराई होनी चाहिए, पशु को कितना जगह चाहिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि करके, बच्चों को कितनी जगह चाहिए। फीड गोडाउन आपको कैसा होना चाहिए जिससे कि आपकी जो फीड है, जो एनिमल को आप खिलाते हैं, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो क्या हो, गुड कंडीशन में बना रहे। और चारा काटने का एरिया आपके पास होना चाहिए, चारा काटने की मशीन होनी चाहिए, मिल्क कलेक्शन यूनिट होनी चाहिए, या तो मिल्किंग, हैंड मिल्किंग करते हो तो अलग बात है, अगर मशीन है तो उसके लिए भी आपको एक मशीन, मिल्किंग मशीन चाहिए। आपको एक एरिया ऐसा भी चाहिए छोटा सा जहाँ पर कि आप एनिमल के ट्रीटमेंट से संबंधित चीज़ों को रख सकें। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनिमल हस्बेंड्री में कि जो फार्मर है ना, उसको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे वैक्सीनेशन हुआ, एआई हुआ। अगर फार्मर खुद बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेसमैन बनना चाहता है किसान, पशुपालक, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीखना चाहिए और वैक्सीनेशन सीखना चाहिए। टिक, किलनी, चपटा, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को, वुंड ड्रेसिंग सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन सब बेसिक चीज़ों के लिए अगर आप असिस्टेंट की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है, बाहर से आपको किसी बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। क्योंकि डेयरी सेक्टर हमारा उतना थोड़ा फ्रेजाइल भी है, जिसमें अगर आप खुद की कुछ चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को, अगर बेसिक चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा डिजीज़ ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो जो लोग करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, उसमें आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है ही है, वेटनरी डॉक्टर की ज़रूरत है ही है। लेकिन जो बेसिक रूटीन चीज़ें हैं, अगर किसी जानवर को चोट लग जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की चोट है उसको ड्रेसिंग करा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। टीका जो रेगुलर लगना है वो आप सीख करके उसको लगा सकते हैं रेगुलरली, ताकि आपको इंतज़ार करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें, इसके बारे में बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए। इसके साथ एक खुला एरिया होना चाहिए जहाँ पर एनिमल घूम सके। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर लॉगिंग, पानी इकट्ठा ना हो आसपास। डेयरी फार्म के आसपास कहीं भी पानी की इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। जो भी गोबर डंग है ये ओपन में नहीं होना चाहिए, कवर्ड एरिया में हो,
जिससे कि फ्लाई, मच्छर, मक्खी इनका ब्रीडिंग ना हो, जो कि बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं जानवरों पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है कि जिसमें कि आपके फार्म में एंट्री करने वाला किसी को भी एंट्री नहीं, ऐसा नहीं हो कि जो भी चला आ रहा है सब एंट्री करें फार्म के अंदर। उसमें एंट्री गेट पर ही एक आप छोटा सा फुटपाथ बनाएंगे, जिसमें कि 2 इंच गहराई का एक एरिया होगा सीमेंट का, जिसमें पानी भर सकते हैं आप 2 से 3 इंच। और उसमें एक पिंक दवाई होती है जो पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा उसमें डालने से पूरा पानी पिंक हो जाता है और एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। जो भी फार्म में आएगा वो उसके अंदर अपना पैर का जो सोल है, तलवा है, उसको डिप करके आएगा, जिससे कि बहुत सारे जर्म्स, पैरासाइट्स, ये सब आपके फार्म के अंदर एंट्री ना करें और जानवरों को इससे कोई दिक्कत ना हो। और स्टोर रूम, इसके बाद आता है स्टोर रूम, जहाँ पर आप बहुत सारे अप्लायंसेस और चीज़ें रखते हैं अपने फार्म से रिलेटेड। तो ये बेसिक एरियाज डिमार्केटेड हैं जो कि आपके फार्म के अंदर होने चाहिए, और ये उसके हिसाब से आप इसको कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। आगे चलते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जानवरों में स्पेस रिक्वायरमेंट कितना आपको देना है। एक जो गाय है, एडल्ट गाय है, उसको आपको 80 स्क्वायर फीट जगह देनी है कवर्ड शेड के अंदर, जिसके ऊपर छांव हो, 80 स्क्वायर फीट देनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 20 फीट आप लंबाई कर लीजिए और 4 फीट से 5 फीट चौड़ाई में उसको देंगे, तो 80 स्क्वायर फीट उसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद ओपन एरिया जहाँ घूमने की जगह होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 160 स्क्वायर फीट। उसको आप कुछ भी लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ, कवर्ड एरिया जहाँ पर जानवर खड़ा होता है तो उसकी लंबाई से थोड़ा ज़्यादा लंबाई तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको कम से कम 10 फीट 11 फीट लंबा तो जानवर ही होता है, उससे 5 फीट और 15 से 20 फीट लंबा अगर आप करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली आप सारा काम भी कर पाएंगे और एनिमल भी कंफर्टेबल होगा। उसी तरीके से जो फीडिंग एरिया होता है, जहाँ पर जानवर खाता है, लंबाई जो चराई होती है, कम से कम एक जानवर को आपको 3 फीट देना है। 3 फीट लंबा आपको चराई देनी है उसको, ये देखिए। इसके बाद पानी पीने के लिए जो भी ट्रफ बनेगा, उसकी जो डायामीटर है वो क्या होना चाहिए, रेडियस जो होना चाहिए वो 6 फीट के आसपास होना चाहिए, तब जानवर कंफर्टेबली उसमें पानी पी सकता है। इसी के साथ जो पछिया है, हीफर है, उसके लिए 55 स्क्वायर फीट चाहिए एरिया, कवर्ड एरिया 115 स्क्वायर फीट उसको ओपन एरिया देना, जहाँ पर वो घूम सके, फ्रीली घूम सके। 2 फीट उसको खाने के लिए जगह चाहिए मेंजर के ऊपर, और पानी के लिए भी उसका जो चराई हो पानी वाला, वो 4 फीट कम से कम उसकी रेडियस हो, यानी कि 8 फीट कम से कम उसका डायामीटर हो। ये उसका 8 फीट होना चाहिए, तब जाके वो पूरा अच्छे से पानी पी सकते हैं। उसी तरह से छोटे बच्चों के लिए 10 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है एक जानवर के लिए, 6 महीने से जो नीचे होते हैं, और 6 महीने से ऊपर जब आएंगे उनको हीफर की कैटेगरी में लेकर के हम उसको बड़ा कर देंगे, बड़े वाले एरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओपन एरिया 40 स्क्वायर फीट चाहिए। फीडिंग उसको 1.2 मीटर फीट, 1 से 1.5 फीट जो है उसको खाने के लिए जगह चाहिए मेंजर पर, और 2 फीट रेडियस का उसको पानी का जो चराई बनाएंगे आप देंगे वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, डेयरी फार्म पैडॉक के साथ जो होता है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हरा चारा खिलाना है। इसमें क्या होता है कि आपको एक तरफ से एनिमल्स को आप चारा डालते हुए चले जाएंगे। ये छोटे स्तर पे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ डेयरी इंडस्ट्री में आप इनिशियली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी फ्रेजाइल और रिस्की रहता है। बहुत बारी मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, 10 लाख 20 लाख लगा के बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जो तकनीकी पहलू हैं उसको नहीं समझते हैं, एनिमल मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं। बहुत बिल्डिंग बनाने से आपका डेयरी फार्मिंग सक्सेस नहीं होगा। आपको उनकी छोटी छोटी जो न्यूएंसेस हैं, जो तकनीकी चीज़ें हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। खुला एरिया हो जिसमें आप ग्रेजिंग के लिए घास लगा सकते हैं। इसमें देखिए कई तरीके के हम जो शेड बनाते हैं वो फेस टू फेस सिस्टम होता है, टेल टू टेल सिस्टम होता है। इसके अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं, एडवांटेजेस हैं। उसमें
इसमें फेस टू फेस में आप आसानी से चारा सबको एक बार में डाल सकते हैं, लेकिन ये होता है इसमें नुकसान ये है कि आप जानवर का ऑब्जर्वेशन, पूरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा हमारा फोकस केवल उसके हेड पर ही रहता है। अब एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो डेयरी फार्म है वो इस तरह से देखिए। इसमें क्या है कि आपको मिलेगा, आप देखिए ये है शेड बना हुआ है, ये शेड बने हुए हैं एनिमल्स के। स्टैंडिंग एरिया, जानवर ऐसे ऐसे खड़े होंगे इसमें। आगे ये मेंजर बना हुआ है जिसमें कि चारा डालते हैं आप। देखिए 202 मीटर लंबा कम से कम लंबाई आपको देनी ही है जानवर को खड़े होने के लिए। 1 फीट का आपका जो लास्ट में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें यूरिन, वाटर इत्यादि सब जाता है, वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ ही 750 सेंटीमीटर का जो है लंबाई का मेंजर एक शेड होगा, ठीक है, 7 मीटर, 7.5 मीटर का। 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट चौड़ा आपको खाने का जो मेंजर है वो देना पड़ेगा। बगल में काफ शेड बना सकते हैं, हीफर शेड बना सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा जो आपके एनिमल्स होंगे उनके लिए ये शेड बन सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। और बीच में जो ये ओपन एरिया होगा इसमें जानवर फ्री होगा अपना घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। यहाँ पर आप फीड स्टोर करेंगे और ये वाटर, ओपन में वाटर ट्रफ रखा हुआ है जहाँ पे सारे जानवर कभी भी अपने हिसाब से पानी पी सकते हैं। अब अगला चलते हैं टेल टू टेल सिस्टम। इसमें देखिए क्या है, जानवर का बैक जो है पीछे की तरफ है। इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है कि आपको एनिमल की लगभग 80% बॉडी आपको दिखती है और आप पीछे से एआई इत्यादि और सफाई का काम सारा आसानी से कर सकते हैं। गोबर को हटाना, धुलाई का काम करना, जानवर को धुलाई का काम, अच्छा से ऑब्जर्वेशन करना, ये सारा काम आसानी से हो सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज कहिए या जो भी है वो ये है कि आपको फीड डालने के लिए चारों तरफ बाहर की तरफ से घूमना पड़ेगा, तब जाके आप सबको फीड डाल पाएंगे। इसके बाद देखिए एक लोकली मेड गांव में जो जिस तरीके से कवर्ड एरिया है उस तरीके से कवर करके बनाते हैं। जो बेसिक चीज़ें, हाउसिंग हमारा जो भी हम रहने के लिए जानवर बनाते हैं उसमें हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। कैसे भी आप बनाएं, ऐसा नहीं है कि आपके पास हर जगह सेम स्टैंडर्ड काम करेगा। आप लोकल चीज़ों से जो भी अवेलेबिलिटी है आपकी उससे भी आप बना सकते हैं उसमें। लेकिन चीज़ें, जो मुख्य चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो ये हैं कि हर जानवर को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए, एडिक्वेट स्पेस मिले, कि वो कंफर्टेबल रहे खड़े होने में। ये नहीं कि एक के ऊपर एक चढ़े रहें वो और उससे उनको डिस्कम्फर्ट हो। दूसरा है प्रॉपर वेंटिलेशन, हवादार वेंटिलेशन हो अच्छा। उससे क्या होगा कि एनिमल को कंफर्टेबल फील होगा, उसको गर्मी नहीं होगी और जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्टेबल नहीं होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो उसका शेड हो, उसका स्लोप, जो फर्श है उसका स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा जो पानी है, यूरिन है, वो ड्रेनेज सिस्टम में आ जाए जो 1 फीट चौड़ा आपने बनाया है। ये स्लोप क्या है कि 1/20 फीट अगर लंबा है तो उसमें आधा फीट की आप जो है आधा से 1 फीट आपको देखना है, एक स्लोप रखिए जिससे कि पूरा का पूरा जो है यूरिन ड्रेन होकर के ड्रेनेज के अंदर आ जाए। फ्लोर जो होना चाहिए हार्ड के साथ साथ नॉन स्लिपरी भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया कि जानवर स्लिप हो जाते हैं और उनका फ्रैक्चर हो जाता है या हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो जानवर आपका यूजलेस हो जाता है। कहीं भी अननेसेसरी होल्स या गड्ढा नहीं होना चाहिए आपके शेड के अंदर जहाँ की जानवर जाए और पैर फंसा ले। बहुत सारी बार हमने देखा है लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, उसके ऊपर लोहे का वो लगा देते हैं जाली। आपको इतना डीप ड्रेनेज सिस्टम बनाना ही नहीं है। आपको 1 फीट चौड़ा ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर बनाना है, उसको 2 इंच या 3 इंच आप डेप्थ रखिए, जिससे कि जानवर उसमें पैर भी रखे तो आपको चला जाए। ऊपर से आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोहे का जाली लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी भी लोहे की जाली टूटेगी, पैर अगर उसमें डाल दिया जानवर ने तो वो पैर जो है फ्रैक्चर ही होना है और वो जानवर आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा और आपका खर्चा भी अननेसेसरी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपका वाइड है, ड्रेनेज सिस्टम चौड़ा है, डेप्थ ज़्यादा भले ना हो, तो आसानी से उसमें से निकल जाएगा और आप उसको झाड़ू से साफ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना है। फुट बाथ भी होना बहुत ज़रूरी है। डिसइंफेक्टेंट जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही चीप है, अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको रख सकते हैं।
अब देखिए ये बेसिक चीज़ें मैंने हाउसिंग के बारे में बताया। अगला ये है कि देखिए ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, साउथ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी दोनों जगह जो है काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, जिससे कि, और आप जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे स्प्रिंकलर्स भी आप लगा सकते हैं शेड के अंदर, जिससे कि आप पानी के जो फव्वारे हैं वो गिराकर जानवरों को नहला सकते हैं आसानी से। और ओपननेस ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हवा का जो वेंटिलेशन है वो अच्छा हो। ज़्यादातर जो हम शेड बनाते हैं वो नॉर्थ साउथ में बनाते हैं डायरेक्शन में, जिससे कि जो एनिमल का ओपन एरिया होता है वो सनराइज़ जब ईस्ट में होता है तो सबसे पहले सन की रेज उसके अंदर जाती हैं शेड के अंदर, और वेस्ट में शट डाउन सनसेट के टाइम पे भी नीचे जाती हैं, तो जिससे जो नेचुरल डिसइंफेक्शन है सन की वजह से वो भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम क्या है, आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या है कि हाउसिंग के बारे में डिस्कस किया कि हाउसिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जानवर पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। तो इस डेयरी सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप देखने में भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हों, सवाल हों, जिज्ञासाएं हों, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजिए, ताकि मैं उसके बारे में आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो हाउसिंग से पहले हमने डिस्कस किया कि एनिमल को सेलेक्ट कैसे करना है, आपको एनिमल सिलेक्शन में आपको क्या क्या ध्यान देना है वो चीज़ आपको करनी है। उसके बाद जो है आपको एनिमल को रहने के लिए जो जगह बनानी है उसके बारे में क्या क्या मेन मुख्य बातें हैं वो ध्यान देनी है। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखिए और जो भी शंकाएं हैं उसको ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।